अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 27 मार्च 2021 मुताबिक 13 शाबान के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा की अहम खबर के मुताबिक किसानों की हिमायत में भारत बंद को अपोजिशन पार्टियों ने हिमायत दी और ये बंद आज पूरी तरह से कामयाब साबित हुआ। जुमे को हुए बंद में मुल्क की कई रियासतों में मुकम्मल बंद का नज़ारा देखने को मिला। इस दरमियान बीजेपी हुक्मरान रियासत कर्नाटक और गुजरात में हुकूमत ने मुजाहिरीन पर ताकत का इस्तेमाल किया और किसानों के 4 महीने से जारी तहरीक को कुचलने की कोशिश की। 26 मार्च के भारत बंद का ऐलान संयुक्त किसान मोर्चा ने किया था। संयुक्त किसान मोर्चा दरअसल अलग अलग किसान यूनियन को मिलाकर एक तंजीम कायम किया गया है जो दिल्ली बॉर्डर्स पर जारी किसान तहरीक का इंतजाम और इंसराम देख रही है। भारत बंद के दौरान संयुक्त किसान मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी यदुवीर सिंह को अहमदाबाद में पुलिस ने उस वक्त हिरासत में ले लिया जब वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। इसी तरह कर्नाटक में भी राजधानी बेंगलुरु में किसान लीडरों को हिरासत में लिया गया। इन लोगों को उस वक्त हिरासत में लिया गया जब वो टाउन हॉल के नजदीक मुजाहरा कर रहे थे। जिन लीडरों को हिरासत में लिया गया है उनमें संयुक्त किसान मोर्चा की कविता गुरुगांती भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने रुकन असेंबली मुख्तार अंसारी को बड़ा झटका देते हुए पंजाब से उत्तर प्रदेश जेल मुंतकिल करने का फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत पंजाब की इस दलील को नामंजूर कर दिया जिसमें उसने कहा था कि यूपी हुकूमत को इस मामले में मफाद आम्मा की अर्जी दाखिल करने का इख्तियार नहीं है। अदालत उस्मा ने कहा कि बांदा के जेल सुप्रिंटेंडेंट मुख्तार अंसारी को तिब्बी सहूलियात मुहैया कराएंगे। ख्याल रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 मार्च को रुकन असेंबली मुख्तार अंसारी को पंजाब के रोपर जिला से यूपी में मुंतकिल करने वाली यूपी हुकूमत की अर्जी पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया था। अदालत को अपने फैसले में यह तय करना था कि आया मुख्तार अंसारी को पंजाब के रोपर जिला से यूपी मुंतकिल किया जाए या नहीं। दरअसल मुख्तार अंसारी ने यूपी में ट्रांसफर करने पर कहा था कि यूपी में उनकी जान को खतरा लाहक है। एक और अहम खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर के कस्बा तंबूर के मुबैना लव जिहाद मामले में गुज़िश्ता 4 माह से जेल में मुक़य्यद 6 मुलज़िमीन जिसमें 2 ख़वातीन भी शामिल है को आज सीतापुर की ट्रायल कोर्ट ने मशरूत जमानत पर रिहा किए जाने के अहकाम जारी किए हैं। जमीयत की जारी करदा के मुताबिक ट्रायल अदालत के जज भगवान दास गुप्ता ने मुलज़िमीन की जमानत को मंजूर कर लिया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने 2 दिन के सफर बांग्लादेश के दौरे पर कहा कि उनकी जिंदगी के पहले आंदोलन में बांग्लादेश की आज़ादी की जंग भी शामिल थी। उन्होंने कहा कि मैं नौजवान था और तब बांग्लादेश मुक्ति संग्राम से जुड़े एक आंदोलन का हिस्सा बना था, उसके लिए जेल भी गया था। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की आज़ादी के लिए तड़प भारत में भी थी। पाकिस्तान की फौज ने जो जुल्म किया वो तस्वीर परेशान करने वाली थी, उसने कई दिन तक सोने नहीं दिया। तकरीर के दौरान वज़ीर आज़म ने उन हिंदुस्तानी फौजियों को याद किया जिन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी के लिए खून बहाया था। बताते चले कि इस दौरे के खिलाफ दारुल हुकूमत ढाका में मुजाहरों का सिलसिला जारी रहा था। गुज़िश्ता रोज तलबा समेत शहरियों के शदीद एहतजाज पर पुलिस ने रबर की गोलियां और आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया जिसमें 30 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। जबकि जुमे की दोपहर ढाका के बैतुल मुकर्रम इलाके में भी जबरदस्त मुजाहरा देखने को मिला। उत्तर प्रदेश में रियासती इलेक्शन कमीशन ने 4 मराहिल में होने वाले 6 सतही पंचायत इंतखाबात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। रियासती इलेक्शन कमिश्नर मनोज कुमार ने बताया कि रियासत में 4 मराहिल में 15 अप्रैल, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, जबकि 2 मई को नताइज का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पहले मरहले में होने वाली वोटिंग के लिए नामजदगी 3 और 4 अप्रैल को होगी, जबकि दूसरे मरहले के लिए 7 और 8 अप्रैल, तीसरे मरहले के लिए 13 और 15 और चौथे और आखिरी मरहले के लिए 18 और 17 अप्रैल को उम्मीदवार पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। सभी 4 मराहिल के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। सरकार के जरिए रातों रात शिया वक्फ बोर्ड के इलेक्शन के ऐलान और मुर्तद वसीम रिजवी को दोबारा चेयरमैन बनाए जाने की साजिश की मजम्मत करते हुए इमाम जुम्मा मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी ने आज अपने बयान में कहा कि तौहीन कुरान के मुजरिम मुर्तद वसीम रिजवी को दोबारा शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाने के लिए सरकार के कुछ अफसरान, पुराने मुतवल्ली और कुछ मौलवी एक बार फिर सरगर्म है। मौलाना ने कहा कि मुनज़्ज़म साजिश के तहत अचानक आधी रात के वक्त इलेक्शन का ऐलान कर दिया गया क्योंकि अगले दिन अदालत को इस मामले की समाअत करना थी, मगर सरकार के इलेक्शन कराने के ऐलान के बाद अदालत ने भी इस मामले में कोई समाअत नहीं की। सरकार ने आधी रात के वक्त इलेक्शन का ऐलान कर दिया ताकि अदालत कोई फैसला न कर सके। यह काबिल मजम्मत और अफसोसनाक अमल है। मौलाना ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि यह मुर्तद शख्स हमारी कौम के लिए मुसीबत बन गया है जिसने औकाफ को तबाह बर्बाद कर दिया और अब तौहीन कुरान कर रहा है। अब अगर ये दोबारा वक्फ बोर्ड में आता है तो उसकी जिम्मेदारी कौम पर भी आयद होगी क्योंकि तकरीबन 37 मुतवल्ली वक्फ बोर्ड के इलेक्शन में वोट देने के लिए मजाज होंगे। अगर ये चेयरमैन बनता तो फिर उन
متولیوں کے نام شائع کیے جائیں گے جنہوں نے اس کا ساتھ دیا ہے تاکہ قوم ان کا بائیکاٹ کرے۔ مولانا نے ملت کے افراد، علماء اور ذاکرین سے اپیل کی کہ وہ ان متولیوں پر دباؤ بنائیں کہ وہ اس مرتد کا ساتھ نہ دیں۔ اگر ان متولیوں نے مرتد وسیم کا ساتھ دیا تو سمجھ لینا چاہیے کہ انہوں نے اس کے نظریات کی تائید کی اور وہ بھی توہین قرآن کے مجرم قرار پائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ سرکار مسلمانوں کے جذبات کا احترام کرے اور ایسے مرتد شخص کو مسلم ادارے کا ممبر نہ بننے دیا جائے ورنہ اس کے خلاف تحریک شروع کی جائے گی۔ آل انڈیا محمدی مشن کے قومی صدر سید ایوب اشرف کچھوچوی نے کہا ہے کہ کورونا وائرس نامی مہاماری کے وقت ہمیں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ سماج کے تمام لوگ سماجی دوری بنائے رکھنے کی احتیاطی تدابیر کریں۔ 15 شعبان کی رات وہ رات ہے، اس رات اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے اور ہر مانگنے والے کی جھولیاں بھر دیتا ہے۔ اس لیے اس رات رب کی رحمت تلاش کی جائے۔ اس رات زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے اور اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعائیں کی جائیں۔ اس رات اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس موذی وبا سے ہمیں محفوظ کرے اور اپنے نبی پر خوب درود پڑھیں۔ جامعہ حفصہ دل بنات یاسین نے لکھنؤ میں بزم حفصہ کا ماہانہ ترہی نعتیہ مشاعرہ مثل طرح مصطفیٰ نے خدا سے ملاقات کی زیر صدارت یقین فیض آبادی اور زیر ندامت قاری رضی الدین صدیقی منعقد ہوا۔ اپنے صدارتی خطاب میں یقین فیض آبادی نے کہا کہ ترہی مشاعرے سے اردو ادب کی اور نعتیہ مشاعرے سے عشق نبی کی آبیاری ہوتی ہے، لہٰذا یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ مشاعرے میں یقین فیض آبادی، مہتاب حیدر صفی پوری، شکیل گیاوی، رضوان فاروقی، فاروق عادل، سلیم تابش، عتیق ارحم، سلیم روشن، ارشد طالب وغیرہ نے کلام پیش کیے۔ خواجہ معین الدین چشتی لینگویج یونیورسٹی لکھنؤ کے شعبہ عربی میں قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان NCPUL نئی دہلی کے مالی تعاون سے محدث کبیر مولانا حبیب الرحمان اعظمی میموریل لیکچر سیریز کے تحت توسیعی خطبے کا انعقاد کیا گیا۔ پروفیسر رضوان الرحمان صدر شعبہ عربی جواہر لال نہرو یونیورسٹی نئی دہلی نے طلباء کو عرب و ہند کے تاریخی تعلقات کے عنوان سے خطاب کیا۔ اس موضوع پر تفصیلی روشنی ڈالتے ہوئے پروفیسر موصوف نے بتایا کہ عرب و ہند کے تعلقات نہایت ہی قدیم ہیں۔ عرب ہندوستان کے سواحل پر آتے اور ہند کے باشندے عرب کو خوش آمدید کہتے اور ان کی ضیافت بھی کرتے تھے۔ اسلام سے پہلے ہی ہندوستان کی بہت سی چیزیں عرب کی منڈیوں میں فروخت ہوا کرتی تھیں۔ پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ پروگرام کی صدارت وائس چانسلر ونے کمار پاٹھک نے کی۔ استقبالیہ کلمات پروفیسر مسعود عالم صدر شعبہ عربی نے پیش کیا اور ڈاکٹر عائشہ شہناز فاطمہ نے تعارفی کلمات پیش کیے، جبکہ ڈاکٹر عبدالحفیظ نے آخر میں کلمات تشکر ادا کیے۔ ڈاکٹر فضل الرحمان المدنی آج صبح ادوار فانی سے کوچ کر گئے۔ یہ اطلاع ڈاکٹر ابو صاحبان روح القدس ندوی نے دی۔ انہوں نے بتایا کہ فقہی مسائل میں موصوف کی 1 درجن سے زائد کتابیں ہیں۔ MA اور PhD میں انہوں نے امام احمد ابن حنبل کے 2 اہم فقہی رسالے کو تحقیق کر کے پیش کیا جو شائع شدہ ہیں۔ مرحوم اسلامک فقہ اکیڈمی مکہ مکرمہ اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن اور فارغین سعودی یونیورسٹی کے صدر تھے۔ انہوں نے کہا کہ بلا شبہ ان کی وفات سے علمی دنیا بالخصوص اسلامی فقہ کے میدان میں ایک اہم خلا پیدا ہو گیا ہے۔ اودھنامہ کے جہانما صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق ایران کے وزیر خارجہ نے مشترکہ ایٹمی معاہدے کے بارے میں مغربی ممالک کے حالیہ بیانات کے رد عمل میں کہا ہے کہ مغربی ممالک مشترکہ ایٹمی معاہدے کے سلسلے میں غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواز ظریف نے اپنے ٹویٹ میں مشترکہ ایٹمی معاہدے کے بارے میں مغربی ممالک کے حالیہ بیانات کے رد عمل میں کہا کہ مغربی ممالک مشترکہ ایٹمی معاہدے کے سلسلے میں غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں اور حقائق کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، جبکہ مغربی ممالک مجرم اور مظلوم، قاتل و مقتول کی جگہ بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سوڈان میں ایک گمنام گروپ نے سوشل میڈیا پر چہرے کا نقاب نہ کرنے والی خواتین کو کوڑے مارنے کی حمایت پر مبنی مہم شروع کی ہے، جس پر عوامی حلقوں کی طرف سے سخت غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق نقاب نہ کرنے والی خواتین کو کوڑے مارنے کی حمایت پر مبنی سوشل میڈیا مہم پر خواتین کی طرف سے خاص طور پر سخت رد عمل دیکھا جا رہا ہے۔ خبریں جماعت شروع ہیں جن میں شیلی حجر نامی مہم کافی مقبول ہوئی ہے۔ سوڈان کے معروف گلوکارہ ہدا عربی نے کوڑے مارنے کی مہم چلانے والوں کو دھمکی دی کہ اس مہم کا مقابلہ کرنے والے مرد بھی موجود ہیں۔ انہوں نے مزاحمتی کمیٹیوں کے ارکان کو خبردار کیا کہ وہ خواتین کو کسی قسم کی ایذا پہنچانے سے باز رہیں۔ پاکستان کی نامور ڈرامہ و ناول نگار حسینہ معین جمعے کو کراچی میں انتقال کر گئیں۔ ان کے لکھے گئے کئی ڈرامے آج بھی اپنا اثر رکھتے ہیں۔ حسینہ معین کے انتقال کی خبر سن کر ان کے چاہنے والے افسردہ ہو گئے ہیں، جبکہ فنکاروں اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخص کی جانب سے سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے جذبات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے سینیٹر فیصل جاوید نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ عظیم مصنفہ حسینہ
हसीना मोइन को खोने पर अफसोस हुआ। हम उनके बेहतरीन ड्रामे धूप किनारे, आहट, अनकही, तन्हाइयां, कसक और पड़ोसी जैसे ड्रामे देखते हुए बड़े हुए। हसीना मोइन भारत की रियासत उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर में 20 नवंबर 1941 में पैदा हुई थी और तक़सीम हिंद के बाद वो 1947 में अपने खानदान के हमरा पाकिस्तान मुंतकिल हो गई। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने आज व्हाइट हाउस से अपनी पहली बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस का खिताब किया। उन्हें अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज के इनखिला, शुमाली कोरिया और चीन से अमेरिका के ताल्लुकात, मुल्क की जनूब मगरबी सरहद पर तारिकीन वतन की बड़ी तादाद के अलावा चंद दीगर मामलात पर सहाफियों के सवालात का सामना करना पड़ा। अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज के इनखिला पर सवाल के जवाब देते हुए उनका कहना था कि अमेरिका अफगानिस्तान से जरूर निकलेगा, लेकिन सवाल यह है कि ऐसा कब हो सकेगा। उनका कहना था कि 1 मई की मुकर्ररा तारीख तक अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज का निकलना मुश्किल होगा, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि उनके ख्याल में आइंदा बरस अफगानिस्तान में अमेरिका की फौजें नहीं होंगी। अमेरिका और ब्रितानिया ने म्यांमार में फौजी ग्रुप जनता के खिलाफ जारी एहतजाज में शामिल मुजाहिरीन पर वहशियाना क्रैकडाउन करने पर पाबंदियों का ऐलान कर दिया है। वाज़ेह है कि 1 फरवरी को सिविलियन रहनुमा आंग सान सूची को गिरफ्तार करने और उनकी मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलटने के खिलाफ मुल्क गिर मुजाहिरों को रोकने के लिए फौज ने खूरेज तशद्दुद का आगाज कर रखा है। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक बैनुल अक़वामी सतह पर मजम्मत ने अब तक इस वहशियाना इक़दाम को रोकने के लिए बहुत से काम किए हैं। ताहम अमेरिका और ब्रितानिया ने कहा है कि वह म्यांमार इकनॉमिक होल्डिंग्स लिमिटेड के इंतहाई खुफिया मामले के खिलाफ पाबंदियां आयद करेगा, जिससे फौज के सरबराहों को बेपनाह दौलत तक रसाई हासिल है। ब्रितानिया के सेक्रेटरी खारजा डोमिनिक रॉब ने कहा कि आज की पाबंदियों से फौजियों के माली मफादात को निशाना बनाया जा रहा है ताकि उनकी शहरियों के खिलाफ जुल्म और सितम की मुहिम के लिए माली वसाइल खत्म हो सके। अवधनामा के दारिया सफ़े पर अब्दुल अजीज का मजमून मगरबी बंगाल के इलेक्शन के बारे में है, जिसमें वो लिखते हैं, बंगाल की इंतखाबी जंग में ममता बनर्जी की शख्सियत और मकबूलियत अभी भी बीजेपी की राह में ज़बरदस्त रुकावट है। दिल्ली, लखनऊ और दीगर इलाकों से आकर जो मगरबी बंगाल में जलसे आम और रैलियों में इश्तियाल अंगेज़ और फ़िरक़े वाराना तकरीरें करके रियासत में नफरत और तासुब फैला रहे हैं, अगर वो खुदा न खास्ता कामयाब होते हैं तो बीजेपी का अपोजिशन मुक्त भारत का ख्वाब पूरा हो जाएगा। अगर बीजेपी यहाँ शिकस्त खाती है और मुंह के बल गिरती है तो ये ममता का सबसे बड़ा कारनामा होगा। उसे उनका दूसरा बड़ा कारनामा कहना गलत ना होगा। सवाल यह है कि बंगाल की शिनाख्त बाकी रहेगी या नहीं। वोट बराए बंगाल या जय बंगाल ज्यादा तादाद में पड़ेगा या बंगाल जय श्री राम की भीड़ में गुम हो जाएगा। बंगाल के लिए जरूरी है कि बंगाल में बसने वाले फिरका परस्ती और फुस्तायत के खिलाफ उठ खड़े हों। अच्छी बात यह है कि बंगाल के आर्टिस्ट, फिलोसफर और दानिश्वर भी बीजेपी के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं और आम लोगों से अपील कर रहे हैं कि बीजेपी को किसी हाल में वोट ना दे। बीजेपी बंगाल के कल्चर और माहौल को बर्बाद करके रख देगी। हिंदुस्तान के किसान जो मुल्क भर में तहरीक चला रहे हैं, उनकी भी यही अपील है कि बीजेपी को किसी कीमत पर वोट ना दिया जाए और उसे शिकस्त फाश देने की भरपूर कोशिश की जाए। इसके अलावा डॉक्टर सलीम खान का मजमून भी इदारी सफ़े पर मौजूद है। अदबी सफ़े पर प्रोफेसर सगीर इब्राहिम का मजमून सर सैयद की वफ़ात की मुनासिबत से शाये हुआ है, जिसके इख्तितामी कलमात में मजमून निगार लिखते हैं, सर सैयद अहमद खां की रहलत के बाद अनगिनत दुश्वारियों के होते हुए हमारे बुजुर्गों ने अपने रहबर और मुस्लिम कौम के ख्वाबों की ताबीर के लिए तरह तरह के जतन किए। वो जिन नागुज़ीर हालात से नबर्द आजमा हुए थे, कम बेश आज हम भी उन्हीं हालात से दो चार हैं। हमें भी उसी तरह के चैलेंजेस का सामना है, बल्कि हम उनके मुकाबिल कमज़ोर हैं, क्योंकि हम सूबाई, इलाक़ाई, लिसानी, मसलकी इख्तिलाफ़ात का शिकार हैं। जब ये मान लिया गया कि असर हाजिर में मसाइल व मसाइब की नौइयतें बदली हुई हैं, तो फिर उनके तदारुक के लिए हमें सर जोड़कर बैठना होगा और इस नुक्ते ख़ास पर तवज्जो देनी होगी कि 1857 की हश्र सामानियों, अंदरूनी खलफिशार और सदमे से उभरने के लिए रफ़क़ाए सर सैयद ने कई मंसूबे तैयार किए थे। महज कागज़ या जहन पर ही नहीं, बल्कि यकसुई से उन नखूश पर दिल जमई से काम किया। कामयाबी ने उनके कदम चूमे। हमें भी फ़िज़ा और माहौल को अपने मुताबिक ढालने के लिए मुख्तलिफ वसाइल मयस्सर हैं। हम आप चाहें तो आज भी रिसाला तहज़ीबुल इख़लाक़ बुनियादी रोल अदा कर सकता है, क्योंकि ये रिसाला अपने क़याम के वक्त से लेकर आज तक नई नस्ल के अंदर इल्मी और साइंसी जहन को फ़रोग़ देने और समाजी बेदारी पैदा करने में मुआविन रहा है। फ़र्क इतना है कि कल इसकी बात आसानी से दिलों और घरों तक पहुँच जाती थी, क्योंकि उर्दू का दायरा बहुत वसी था, मगर अब वो दायरा सिमट कर बेहद महदूद हो गया है। लिहाजा ये दोहरी मेहनत का वक्त है। उर्दू के हल्के को वसी ही नहीं, उसे इस जानिब राग़िब भी करना है।
اور پھر ان تک مؤثر انداز میں رفقائے سر سید کی بات بھی پہنچانی ہے۔ کام مشکل ہے، ناممکن نہیں۔ توجہ طلب یہ نکتہ ہے کہ ابتدائی دور میں سر سید کے خوابوں کی تعبیر یعنی کالج کی تعمیر و ترقی کی طرف کس طرح ہمدردان ملت کو راغب کیا گیا، پھر سر سید کی رحلت سے جو خلا پیدا ہوا اسے پر کرنے میں کیا لائے عمل اختیار کیا گیا۔ اس اندیے کو اجاگر کرنے کے لیے سر سید کی وفات پر تعزیتی قراردادوں کے ساتھ معروف اسکالرز اور دانشوران ادب کے قلم سے معرض وجود میں آنے والی تحریروں نے کس طرح کا بنیادی کردار ادا کیا اور اسے عصر حاضر سے جوڑتے ہوئے ہمیں موجودہ منظر نامے کو بڑی یکسوئی سے اجاگر کرنا ہوگا، اس توقع کے ساتھ کہ موجودہ تعلیمی، تہذیبی اور ثقافتی مسائل کا حل علی گڑھ تحریک ہی سے ممکن ہے، کیونکہ اس کا نظام تعلیم مثبت فکر میں ممد و معاون رہا ہے۔ اس کے علاوہ ضیاء کاظم تقوی کی غزل بھی یہاں موجود ہے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔ گھر بیٹھے گروسری اور گھر کا سارا سامان فوراً اور پوری ہائیجین کے ساتھ پانے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر 6394027918 پر آرڈر کر سکتے ہیں۔ ہمیں پرکھنے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایک بار موقع ضرور دیں۔